गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नया शीर्षक आपके लिए। एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड है ये टॉपिक। 11th एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, जो बाकी के लिए भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो किन के लिए होगा ये तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि ये आप सबको देखना चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए। फिजिक्स का पोर्शन है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिजिक्स का पोर्शन है 11th एग्रीकल्चर साइंस का, ठीक है। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक को मैं आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ, वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन क्या है पहले तो हमको वो समझना है, बाद में प्रिंसिपल समझ जाएंगे, ठीक है। फ्लोटेशंस का मतलब क्या होगा या फ्लोटेशन क्या चीज़ है। फ्लोटेशन को फ्लॉट करना भी बोलते हैं, अर्थात तैरना कहते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। फ्लॉट को क्या कहते हैं हम लोग? तैरना। अगर तैरना कह रहे हैं तो तैरने के लिए क्या सिद्धांत होगा, अर्थात हम क्यों तैर पाते हैं। कोई वस्तु पानी में क्यों तैर पाती है, हम क्यों तैर पाते हैं, कोई एनिमल्स पानी में क्यों तैर पाता है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिरी तक। मैं शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, आपने इससे पहले वीडियो अगर मेरा देखा होगा तो मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में मैंने चर्चा किया था। वो एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड था, 11th एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड था। मैंने बताया था कि आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि कोई वस्तु हमको हल्की क्यों प्रतीत होती है। उसी सिद्धांत के आधार पर आगे बनता है फ्लोटेशन प्रिंसिपल, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है तो पिंड पर दो बल एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। किसी पिंड को हम किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोते हैं तो पिंड पर हमेशा दो बल एक साथ कार्य करते हैं। कौन कौन से बल? जब किसी पिंड को द्रव में कंप्लीटली या पार्शियली, पूर्णतः और अंशतः डुबोया जाता है, तब पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं? दो बल कार्य करते हैं। देखिए कौन कौन से दो बल कार्य करता है। पहला फोर्स जो लगता है, पिंड का भार अर्थात W है, ये गुरुत्व केंद्र की ओर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर जाएगा, ग्रेविटी सेंटर की ओर खिंचाएगा, ठीक है। गुरुत्व केंद्र की ओर होगा, गुरुत्व केंद्र की ओर, अर्थात ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर, किस ओर? नीचे की ओर लगाएगा बल, ठीक है। दूसरा जो बल होगा वो जो पिंड को हमने पानी में डुबोए हैं उस पिंड के द्वारा भार में कमी, अर्थात हम लोग यहाँ पर ऐसा कहेंगे कि हटाए गए द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लावन बल, ठीक है ना। पिंड को पानी में डुबाते हैं तो कितना द्रव हटाता है, ठीक है। हटाए गए द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लावन मैंने बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। अगर डाउट होगा तो वहाँ पर देख लेना। उत्प्लावन बल W, हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र, हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक है। ये हो गया जब हम किसी पिंड को पानी में या द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबो देते हैं उसको, तो पूर्णतः या अंशतः डुबोने पर पिंड पर हमेशा दो बल कार्य करेगा। पहला बल जो होगा, अर्थात पिंड का जो भार होगा वो नीचे की ओर जाना चाहेगा, अर्थात गुरुत्व केंद्र की ओर जाएगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, डाउन पोजीशन की तरफ जाएगा। और दूसरा बल जो होगा उस द्रव के द्वारा हटाए गए द्रव, मतलब पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव
अर्थात उत्क्षेप या उत्प्लावन बल W हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर ऊपर की ओर कार्य करता है। हमने पढ़ा था ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी महसूस होती थी। वो कमी क्यों हो रही है? इस उत्क्षेप या उत्प्लावन बल की वजह से, उत्क्षेप या उत्प्लावन बल की वजह से हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ कंडीशन बना लेते हैं कि जब हम किसी पिंड को द्रव में डुबा रहे हैं या तैरा रहे हैं तो दोनों बलों के आपेक्षिक मान पर निर्भर करता है कि वो तैरेगा कि डूबेगा। अर्थात 3 कंडीशंस यहाँ पर बनते हैं। देयर आर 3 कंडीशन क्रिएट, 3 स्थितियाँ बनती हैं यहाँ पर। देख लीजिए आप लोग कौन कौन सी स्थितियाँ बनती है। फर्स्ट जो बनेगा, पहला जो बनेगा, ठीक है, अब मैं यहाँ से थ्योरी कम लिखूँगा, एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, पहले नंबर में क्या लेंगे, एक पात्र लेंगे जिसमें पानी भरा हो। ठीक है, ये एक बर्तन ले लिए हमने, यहाँ पर पूरे पानी से ऐसा भर दिए, इसको पूरा ऐसा भरा हुआ है। क्लियर है? ये इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही हम किसी पिंड को डुबोते हैं, ठीक है ना, पिंड को डुबोते हैं, मान लो ये आ गया, ये हो गया आपका पिंड को हमने पानी में डुबोया, पिंड सीधे नीचे तल में चली गई, जाके बैठ गई। क्लियर है? तो अब क्या होगा, ये जो पिंड का भार है W, पिंड का भार क्या है W, तो इसका सेंटर को हम लोग माने, पिंड का भार W, एक भार नीचे की ओर लग रही है। ठीक है, एक भार गुरुत्व केंद्र की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, और हटाए गए द्रव के भार अर्थात W डैश से अधिक, जब पिंड का भार W, इस पिंड का भार जितना है, मान लो भार W है, ठीक है ना, तो इस पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार, इस पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार अर्थात ऊपर की तरफ एक और बल लग रहा है, ये हो गया W डैश। क्या हो गया? W डैश। ठीक है, समझ में आ गया? से अधिक है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसा लिखूंगा, पिंड के भार W अधिक है हटाए गए द्रव के भार से। ये हो गया, हटाए गए द्रव के भार से। इस स्थिति में पिंड पर परिणामी बल W माइनस W डैश होगा। क्या होगा? परिणामी बल क्या होगा? W डैश होगा, W डैश। इस स्थिति के कारण पिंड द्रव में पूरी तरह से डूब जाएगी और तल में जाकर स्थिर हो जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, पिंड पूर्णतः डूब जाएगी, तल में स्थिर हो जाएगी। अब समझ गए होंगे कि जब पिंड का भार हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो जाए तो पिंड नीचे तल में बैठ जाती है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। सेकेंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन में हम लोग जाते हैं। दूसरे कंडीशन की अगर बात करें तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, फिर से ले लीजिए, एक पात्र ले लीजिए, पानी का पात्र, पानी उसमें भर दीजिए। ये आपने पानी भर दिए उसमें, और क्या करेंगे, इसमें फिर से किसी ठोस को डुबोते हैं। ठीक है, ठोस को डुबाया, मान लो ठोस यहाँ पर आके रुक गया। ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया, अर्थात ऊपर भी पानी दिखाई दे रहा है, नीचे भी पानी दिखाई दे रहा है। तब क्या होगा, इस पिंड के द्वारा नीचे लगने वाला बल गुरुत्व केंद्र की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर W, ठीक है, और ऊपर की ओर जो दूसरा बल लगता है ना, उत्क्षेप या उत्प्लावन बल, हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र के ऊपर की ओर लगता है, इसके गुरुत्व केंद्र के ऊपर की ओर, मतलब ये हो गया W डैश। क्लियर है? अब इसको देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर W का मान अर्थात पिंड का भार W उत्क्षेप बल अर्थात उस पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा, अर्थात W डैश बराबर है। बराबर होने के कारण दोनों के भार बराबर हो गए, अर्थात परिणामी बल वहाँ पर शून्य हो जाता है। परिणामी बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परिणामी बल के शून्य होने के कारण पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ तैरता है। क्या होकर तैरता है? डूबा हुआ तैरता है। इसको लिखेंगे हम लोग, डूबा हुआ तैरना। क्लियर है? कब डूबा हुआ तैरेगा? जब हटाए गए पिंड का भार
हटाए मतलब डूबी हुई पिंड का भार और हटाए गए द्रव का भार दोनों बराबर हो जाएगा तब। ठीक है, अब इसमें तीसरी स्थिति ये बनती है, ये थोड़ा सा नायाब नमूना वाला स्थिति है, देख लीजिए इसको। ठीक है, बड़े काम की चीज़ देख रहे हैं आप लोग। अगर तैरने नहीं आता तो आप लोग इसके माध्यम से तैर भी सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई वस्तु क्यों तैरती है, हम क्यों तैरते हैं पानी में। जिसको नहीं आता इस सिद्धांत को फॉलो करिए, आप आसानी से तैर लेंगे। इट्स माई गारंटी। और ऐसा मैं नहीं कहता, गारंटी भले ही मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है। क्लियर है? तो मैं तीसरे कंडीशन में जा रहा हूँ। मान लो यहाँ पर एक उसी पिंड को हमने डुबोया या कोई दूसरा पिंड लिया और हम देखते हैं कि वो पिंड बिल्कुल ऐसा इस स्थिति में आ जाती है, ये देखो ये वाली स्थिति में आ जाती है। आधा डूबा मतलब ऐसा ऊपर स्थल की ओर पानी के तल की ओर दिखाई देगा आपको, पानी के तल में ऊपर ऐसा तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्यों होगा? सिंपल है, इसके गुरुत्व केंद्र में जो भार लग रहा है नीचे, वो नीचे की ओर W और इसके ऊपर की ओर मतलब पानी ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, ये होगा W डैश। ये स्थिति क्यों आई? सिंपल सी बात है, जब पिंड का भार W इसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम हो जाता है, अर्थात W का मान कम होगा W डैश से। इस स्थिति में जो पिंड होगा वो पानी पर ऊपर तैरने लगता है, द्रव में ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, इस स्थिति में पिंड का कुछ भाग द्रव की सतह पर ऊपर रहता है, शेष भाग द्रव की सतह के अंदर रहता है। जब संतुलन की स्थिति आती है तो पिंड का उतना ही भाग द्रव की सतह के अंदर रहता है, जिससे उस भाग द्वारा हटाए गए द्रव का भार संपूर्ण पिंड के भार के बराबर हो जाता है। मतलब जितना भाग अंदर है वो उतना ही भाग के बराबर पानी हटा पा रहा है, ये याद रखेंगे, इसलिए वो उतना डूबा रहता है। ये आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये हो गया 3 कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आप समझ गए होंगे कि कोई वस्तु पानी में क्यों तैरती है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, प्लवन सिद्धांत को आप परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, तैरने वाली वस्तुओं के लिए आवश्यक शर्त हमारे लिए ये बन जाती है कि संपूर्ण वस्तु का भार, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, पिंड है, संपूर्ण वस्तु का भार, समझ रहे हैं ना, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? समस्त वस्तु का भार, किसका भार? संपूर्ण वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। यही प्लवन सिद्धांत है। क्लियर है? अर्थात जब भी हम किसी वस्तु को डुबोएं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अगर वो पानी में तैर रहा है का मतलब अपने द्रव के भार के बराबर वो पानी हटा लिया, अपने भार के बराबर वो द्रव को हटा लिया, मतलब द्रव का भार भी उतना ही हो गया, इसलिए वो पानी में तैरता रहता है। लेकिन कभी कभी एक स्थिति ऐसी आती है कि किसी पिंड को जिसको हमने पानी में डुबोए हैं, ठीक है, तो कभी कभी विपरीत हो जाती है, उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखो, एक पिंड लेते हैं हम लोग, ये हो गया ठीक है, ये पानी भरा हुआ है एक पात्र में, ठीक है, यहाँ पर एक पिंड हमने लिया, कुछ इस प्रकार का पिंड है, ठीक है, देखने में अच्छा भी लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है, इस प्रकार का पिंड है। तो ध्यान से देखिए इस पिंड को, ठीक है, इस पिंड को ध्यान से देखने पर आपको ये समझ में आएगा कि किसी द्रव में तैरते हुए, आवश्यक शर्त बता रहा हूँ ना मैं कि कब वो तैरेगा पानी में, ठीक है, किसी द्रव में तैरते हुए पिंड पर 2 बल, कौन कौन से बल? पिंड के भार नीचे की तरफ और उत्क्षेप बल पानी ऊपर की तरफ, मतलब दोनों विपरीत दिशा में ऊर्ध्वाधर कार्य करता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधा, खड़ी खड़ी, ठीक है। पिंड का भार गुरुत्व केंद्र जी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। पिंड का जो भार है गुरुत्व केंद्र की ओर कार्य करेगा, अर्थात इसका जो भार है नीचे की तरफ जी गुरुत्व केंद्र की तरफ कार्य करेगा, और ठीक है, और पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का उत्क्षेप उत्प्लावन बल केंद्र बी की ओर ऊपर की ओर कार्य करेगा, मतलब ये ऊपर की ओर कार्य करेगा बी। जी है
पिंड का भार गुरुत्व केंद्र की ओर, नीचे की ओर, ठीक है, ये एरो देखिए। और ये जो बी है ये उत्क्षेप बल, ये उत्प्लावन बल है जो पिंड के केंद्र पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल लगा रहा है। दोनों, यदि दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, यदि दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, अर्थात जी और बी, गुरुत्व केंद्र जी और उत्क्षेप बल, उत्प्लावन बल बी एक ऊर्ध्वाधर रेखा में नहीं है, तो दोनों मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करता है जो पिंड को घुमाने का कार्य करता है। सेकंड डायग्राम देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ये हमने बनाया, पानी भर दिया। हमने कहा कि यदि बस पिंड है, उसका बल गुरुत्व केंद्र की ओर नहीं लग रहा है, लेकिन उत्क्षेप बल, उत्प्लावन बल की रेखा में नहीं लग रहा है, कि दिशा में नहीं लग रहा है, अर्थात वहाँ पर दोनों मिलकर एक बल युग्म का निर्माण कर देगा। और जब बल युग्म का निर्माण करेगा वो, तो उस स्थिति में जो पिंड होगा वो घूमता हुआ नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? घूमता हुआ नजर आएगा। कैसे घूमेगा देख लीजिए। इसमें पिंड ये नीचे की तरफ ये ऐसा बल लगा रहा है जी, ये वाला जी, ठीक है, और इस पिंड पर ऊपर की तरफ बल लगेगा इधर बी। जी क्या है? गुरुत्व केंद्र की तरफ ऊर्ध्वाधर बल, और ये भी ऊपर की तरफ बल लग रहा है। दोनों बल लगने के कारण वहाँ पर एक बल युग्म का निर्माण होगा। बल युग्म के निर्माण होने के कारण ये पिंड पानी में से घूमते रहेगी। क्लियर है? घूमकर पलट भी सकता है, याद रखना, इसी स्थिति में घूमकर पलट भी सकता है। और संतुलन की अवस्था में तैरने के लिए दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही होनी चाहिए, इस प्रकार की होनी चाहिए, तब ये तैरेगा। इस प्रकार की होगी तो नहीं तैर पाएगा। इसमें फ्लोट कर लेगा आसानी से, इसमें फ्लोट नहीं करेगा, फ्लोट नहीं करेगा। क्लियर है? समझ गए होंगे आप, ठीक है। और पिंड का गुरुत्व केंद्र जी तथा उत्प्लावन बल बी एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए, ठीक है। स्थायी संतुलन में पिंड के तैरने के लिए कुछ नियम है। तो नियम क्या क्या है बता देता हूं मैं आपको। पिंड का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। मतलब स्थायी रूप से अगर स्थायी संतुलन की स्थिति में पिंड को तैरना है तो क्या क्या नियम होना चाहिए उसके लिए, ये नियम है ना, याद रखोगे। पिंड का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। पिंड का जो गुरुत्व केंद्र है, हटाए गए द्रव का उत्प्लावन या उत्क्षेप केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए, तभी स्थायी संतुलन में पिंड तैर सकता है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। किसी द्रव में किसी ठोस के डूबे हुए भाग की गणना हम कैसे करेंगे, देखिए। इसके आधार पर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि इस द्रव में ये पिंड डूबा हुआ है, तो इस पिंड के डूबे हुए भाग की हम गणना कैसे करेंगे। देख सकते हैं आप लोग इस डायग्राम में एक ठोस है, एक पिंड है जिसका संपूर्ण आयतन, मान लो इसका संपूर्ण आयतन v है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आयतन कैपिटल V, ठीक है। और तैरने की अवस्था में ठोस के आयतन का x भाग द्रव के अंदर है, जितना भाग पानी में डूबा हुआ है वो x मानते हैं, x भाग द्रव के अंदर है, ठीक है, x भाग द्रव के अंदर है। अब ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व d1, द्रव का घनत्व d2 है, तब d2 हो तब ठोस का द्रव्यमान क्या होगा। आप समझ सकते हैं इससे, अभी जो लाइन मैंने कहा उसके आधार पर ठोस का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व। ठोस का पूछा तो ठोस का घनत्व d1 है, तो d1, ठीक है, ठीक है ना। और उसका आयतन क्या था, v था, संपूर्ण आयतन, ठोस का संपूर्ण आयतन v, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। ठोस का भार क्या है, ठोस का भार, ठीक है ना। ठोस का भार पता कैसे चलेगा हमको, वॉल्यूम कितना है, घनत्व कितना है, कितना गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तब उसका भार पता चलेगा। द्रव्यमान और भार एक ही है, ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है तो उसकी जो वेट का जो मेजरमेंट है वो क्लियर हो जाता है। द्रव के अंदर ठोस के भाग का आयतन, अब जितना पानी में डूबा हुआ है उतने ठोस के आयतन, द्रव के अंदर ठोस के भाग का आयतन, द्रव के अंदर ठोस के भाग का आयतन xv, वॉल्यूम v था तो x इंटू वी हो जाएगा इसका, ठीक है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन मतलब कितना वो द्रव हटा रहा है, तो ये भी हो जाएगा xv,
ठीक है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार बोलेंगे आप, इसमें भी सेम आया, इसमें भी सेम आया, तो घबराने की जरूरत नहीं, सेम ही सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है द्रव के अंदर ठोस के भाग का आयतन x v होगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन भी x v होगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार ये हो जाएगा, द्रव का भार हो जाएगा कितना डूबा है, x भाग डूबा है, वॉल्यूम कितना है v, डेंसिटी कितनी है द्रव का d2, और गुरुत्वीय त्वरण उस ठोस का g। ठीक है। तो प्लवन सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर बता रहा हूँ, तो प्लवन सिद्धांत के अनुसार ठोस का भार बराबर हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार। ठोस का भार अभी कितना निकाले हम लोग, देख लीजिए, ठोस का भार ऊपर निकाले थे ना, ये निकाले हमने PD1 जी, सबसे ऊपर देखिए। ठीक है। हटाए गए द्रव का भार मतलब द्रव का द्रव्यमान कितना निकाले, अभी हटाए गए द्रव का द्रव्यमान अभी अभी हमने डिस्कवर किया XV/d2 इंटू जी, XV/d2 इंटू जी। ठीक है, क्लियर है। देखिए कॉमन क्या क्या निकल रहा है, बचेगा क्या, V G G, क्लियर है। बचा क्या, सिर्फ x इक्वल टू बच जाएगा d1/d2, अर्थात ठोस का घनत्व अपान द्रव का घनत्व बराबर यही होता है द्रव के सापेक्ष ठोस का घनत्व, द्रव के सापेक्ष ठोस का आपेक्षिक घनत्व। निकल गया, दो का कंपेयर करके आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं, ये वीडियो आपको पहले ही मिला था। क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि मैंने अभी क्या बताया। इसके आधार पर आप किसी भी डूबे हुए भाग की गणना कर सकते हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे द्रव का घनत्व d2 बढ़ता जाता है, जैसे जैसे द्रव का घनत्व d2 बढ़ता जाता है, x का मान कम होते जाता है, अपॉन में लिखा है ना, अर्थात द्रव का घनत्व जैसे बढ़ते जाएगा x का मान कम होगा। ठीक है, अर्थात ज़्यादा घनत्व वाले द्रव में तैरने पर वस्तु का कम भाग द्रव के अंदर डूबेगा। ज़्यादा घनत्व वाले अगर द्रव में आपको तैरना है तो आप कम डूबेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप नदी और तालाब में जितनी आसानी से नहीं तैर पाएंगे उतनी बेहतर तरीके से तैर पाएंगे समुद्र में। अटपटा जरूर लगेगा लेकिन ये सही है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बेस पे। तो इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल है सॉरी, इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। जैसे हम लोग का तैरना, मनुष्य का तैरना, मनुष्य क्यों तैरता है, फ्लोटेशन प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, इससे समझ सकते हैं आप लोग। आपको पता है कि हमारे शरीर का औसत घनत्व पानी से कुछ कम होता है, ठीक है ना, अब इसलिए हम पानी में तैर सकते हैं। क्लियर है। हमारा जो सिर होता है दूसरे शारीरिक अंगों की अपेक्षा ज़्यादा भारी होता है, ठीक है ना, हमारा जो सिर होता है दूसरे शारीरिक अंगों की अपेक्षा ज़्यादा भारी होता है, और यही कारण है सिर को पानी के ऊपर रखने के लिए हम अपने हाथ और पैर चलाकर अपने भार के बराबर पानी को हटाते हैं। क्लियर है। और यही कारण है कि हम तैर पाते हैं। याद रखना, हम अपने भार के बराबर पानी हटाते हैं इसलिए हम तैर पाते हैं। क्लियर है। सरल शब्दों में, हम नदी, अभी मैंने कहा था ना, तालाब में आसानी से नहीं तैर सकते लेकिन समुद्र में तैर सकते हैं क्योंकि समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है आप लोग। और इसमें एग्जांपल लाइफ बेल्ट देख सकते हैं आप लोग, लाइफ जैकेट देख सकते हैं। जब बाढ़ वगैरह आता है, बाढ़ की समस्या होती है, ज़्यादा पानी गिरता है तो उस समय देखते होंगे लाइफ बोट, लाइफ जैकेट, इन सब का उपयोग होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, ठीक है ना। उस जैकेट का हो चाहे लाइफ बेल्ट का हो, उसका घनत्व कम होगा पानी की अपेक्षा, इसलिए वो आसानी से तैर लेती है। उसकी सहायता से आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक आ जा सकते हैं। एक एग्जांपल इसमें और मिलता है, लोहे का बना जहाज पानी में तैरता है, लोहे की कील डूब जाती है, आपको पता है। छोटा सा लोहा का जो कील होता है वो पानी में डूब जाती है, अल्पिन डूब जाती है, सुई डूब जाती है, लेकिन लोहे से बना हुआ बड़ा सा जहाज तैरते रहता है। सही बात है कि नहीं। बड़ा कटोरा तक पानी में तैर सकता है। कारण क्या है, लोहे का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व की अपेक्षा यहाँ पर अधिक होता है। लोहे का जो घनत्व है पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण लोहे के टुकड़े, कील इत्यादि के द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से कम हो जाता है, इसलिए वो डूब जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लोहे के कटोरे की, बड़ी थाली की, बड़े जहाज की, तो उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, चाहे भीतर से खोखला हो या ना भी हो, तो उसका सरफेस कुछ इस प्रकार से होता है कि उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उनके भार के बराबर हो जाता है, अर्थात वो पानी में आसानी से तैर लेता है। क्लियर है। ऐसे ही सबमरीन काम करता है, पनडुब्बी काम करता है। ठीक है, आप लोग पनडुब्बी में कैसे काम करता है ये
का आप लोग अपने बुक से अच्छे से तैयार कर लेना। बर्फ़ के खंडों का तैरना, ठीक है, कॉर्टिजन डबक का तैरना, डाइवर का तैरना, हिमशैल का तैरना, गैस भरे गुब्बारे का तैरना, इत्यादि सारी चीज़ें आप प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बेस पे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको थैंक यू सो मच, बाय।